learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video I will discuss few MCQs based on commerce. So students, इस सीरीज में हम डेली 20 कॉमर्स बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे एंड स्टूडेंट्स इस सीरीज को मैंने इस तरह से फ्रेम किया है कि आपके सिलेबस के सारे ही टॉपिक्स से क्वेश्चंस कवर हो सके. यू ऑल कैन यूज दिस सीरीज फॉर रिविजन पर्पस एंड स्टूडेंट्स एज दिस इज एन MCQ बेस्ड वीडियो, अगेन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का. सो ऑल दी वेरी बेस्ट dear students, and again if you have any queries just drop them in the comment box. I'll surely address your concern. And just to remind, through my channel I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. सो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41. इसमें पूछ रहा है कि व्हेन डज अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकम केपेबल फोर्थविथ ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंपनी. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये बताना है ऐसा कौन सा स्टेप होता है जिसे कंप्लीट करने के बाद ही एक बॉडी कॉर्पोरेट इट बिकम्स केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंपनी. तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास. ए ऑन फाइनलाइजिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी सेज ऑन ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, C says on obtaining the certificate of incorporation, D says on having convened its first annual general meeting. So students, यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ये है on obtaining the certificate of incorporation. So students, जैसे ही किसी कंपनी की जो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है उसमें जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है उसके बाद कोई भी कंपनी जितने भी फंक्शंस वो एज अ कंपनी जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड फंक्शंस को एक्सरसाइज करना चाहे, एग्जीक्यूट करना चाहे, वो केपेबल हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 42. इसमें पूछ रहा है कि पोहैंग स्टील कंपनी पॉस्को इज अ कंपनी ओरिजिनली बेस्ड इन. सो स्टूडेंट्स, ये जो कंपनी है पॉस्को इसकी ओरिजिनल जो है कहाँ से ये बिलोंग करती है, कहाँ बेस्ड है, ये पूछ रहा है आपसे. ए से वियतनाम, बी से साउथ कोरिया, सी USA या डी इटली. सो स्टूडेंट्स, ये कंपनी साउथ कोरिया की है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 43. इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द 7S ऑफ मैकेंजीज मॉडल फॉर एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो मैकेंजी मॉडल है एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 7S, ठीक है, इसमें से कौन सा गिवन ऑप्शंस में से एक ऐसा एलिमेंट है जो 7S का पार्ट नहीं है. तो यहाँ पे ए से स्ट्रैटेजी, बी से स्ट्रक्चर, सी से शेयर्ड वैल्यू या डी से स्टैंडर्ड. तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड नाम का कोई भी एलिमेंट 7S में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, मैकेंजी मॉडल जो है फॉर एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, इस 7S मॉडल में जितने भी एलिमेंट्स हैं 7 एलिमेंट्स, इसमें से स्टैंडर्ड कोई भी एलिमेंट नहीं होता है स्टूडेंट्स. और ये मेरी साइड से आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जो 7S हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स जो है उसमें इंक्लूडेड हैं. सातों एलिमेंट के नाम आप मुझे लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 44. इसमें पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको बताना है कि गिवन स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं है, या कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. ठीक है, तो ए सेज एग्रीगेट प्लानिंग इम्प्लाइज operational planning concerned with determining a firm's production requirements and manufacturing capacity, and B says behavior modification is a concept of motivation totally independent of rewards for the employees. So students, आप बताइए कि ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट है या नहीं. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए जो है स्टेटमेंट है इज दैट कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन विच इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर द एम्प्लॉयज़. सो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट को भी हम देख लेते हैं ये करेक्ट है या नहीं. सो इसमें कह रहा है कि एग्रीगेट प्लानिंग इम्प्लाइज ऑपरेशल प्लानिंग कंसर्न विद डिटरमाइनिंग अ फर्म्स प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. तो ये भी करेक्ट है स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं, बोथ 1 and 2. तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिएगा. एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 45. इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 1 2 3 4 ये जो 4 स्टेप्स दिए हुए हैं इसमें से आपको इन्हें सीक्वेंस करना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है इन स्टेप्स को. ठीक है, तो आपके पास गिवन कोड्स जो ऑप्शन में है इसके अकॉर्डिंग आपको जो है किसी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस पढ़ूँ जितने भी स्टेप्स दिए हुए हैं
स्टेप 1 है इनपुट्स, ठीक है, 2 है इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, 3 है एग्जीक्यूशन या 4 है सॉर्ट एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स ये इन स्टेप्स की नंबरिंग है, ज़रूरी नहीं है इसे इसी जो है उसमें सीरीज़ में लगाना है हमें, ठीक है। जैसा करेक्ट जो सीक्वेंस होगा वो हमें इसके नंबरिंग से जो है क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ये सबसे लास्ट में किया जाता है स्टूडेंट्स। हमेशा जो ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करने का ये जो स्टेप होता है ना, ये सबसे लास्ट में आता है। कभी भी सबसे पहले आप ऑल्टरनेटिव्स के बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमेशा लास्ट में किया जाता है। तो अगर मैं कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढूं जिसमें लास्ट में मुझे 2 दिख जाए तो वो हमारा जो है ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन, जिसमें मुझे लास्ट में जो है नंबर 2 दिख रहा है, ठीक है। और एक बार क्रॉस चेक भी अगर हम कर लें तो इसमें डी से 4th जो है वो सबसे पहले आएगा, यानी यस हम सॉर्ट एनालिसिस सबसे पहले करते हैं, देन हम इनपुट्स देखते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन हम इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करते हैं। यानी कि यही हमारा करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए इन स्टेप्स को लेकर। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले स्टूडेंट्स सॉर्ट एनालिसिस किया जाता है, देन इनपुट्स एंड देन एग्जीक्यूशन, ठीक है, एंड देन इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। हमेशा देखिए स्टूडेंट्स किसी एक को आप जो है अगर कंसिडर करेंगे तो आप कुछ तो जो है इनमें से फिगर आउट कर ही लेंगे, जितने भी ऑप्शंस दिए होते हैं इस तरह से कोडेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये देखा कि इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स जो सबसे लास्ट में मोस्टली किया जाता है, तो उसको पकड़ के अगर आपने देख लिया तो डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन था जहाँ पे 2 जो है ये लास्ट में सबसे मेंशन था सेकंड स्टेप के बारे में। अगर और भी कोई ऐसा ऑप्शन होता जहाँ पे 2 सबसे लास्ट में होता तो फिर हम और इसी तरह से पढ़ते कि कौन सा ऑप्शन जो है किसके बाद आता, कौन सा स्टेप, ठीक है। तो उस तरह से हम फिर फिगर आउट करते। बट यहाँ पे बहुत ही ईजी था कि सिर्फ जो है इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव सिर्फ सबसे लास्ट में सिर्फ डी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यही हमारा ऑप्शन है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो स्टूडेंट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन के से रिलेटेड कुछ जो है स्टेटमेंट्स आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ए सेज नो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ कार्गो फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बाय कस्टम अथॉरिटीज। B says no license is required for import. C says manufacturing and service activities are allowed. D says no permission for subcontracting. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि कोई भी जो कार्गो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए होता है उसकी कस्टम अथॉरिटीज़ जो होती है ना उसकी रूटीन एग्जामिनेशन ज़रूर करती हैं, उसकी एग्जामिनेशन ज़रूर होती है और रूटीन वे में होती है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये जिसमें ये लिखा हुआ है कि नो रूटीन एग्जामिनेशन, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं लग रहा है और आपका करेक्ट ऑप्शन भी यही है ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो SEZ के बारे में ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, नो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ कार्गो फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बाय कस्टम अथॉरिटीज़, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल वहाँ पे रूटीन एग्जामिनेशन होता है और ये कौन करता है, कस्टम अथॉरिटीज़ ही करते हैं। अदर जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स ये बिल्कुल करेक्ट हैं। इंपोर्ट जो है उसके केस में लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, SEZ के केस में ओनली, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़ भी अलाउड हैं और नो परमिशन फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये भी करेक्ट है। बट SEZ को जितनी भी जो एग्जामिशंस मिली हैं उसमें कहीं भी ये एग्जामिशन नहीं है कि जो कार्गो है उसकी रूटीन एग्जामिनेशन नहीं होगी, ये बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन यही होगा क्योंकि आपसे पूछा है नॉट ट्रू का जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा है कि Which one of the following industries produces the most non-biodegradable waste, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ए सेज थर्मल पावर प्लांट्स, बी सेज पेपर मिल्स, सी सेज फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स या डी सेज टेक्सटाइल मिल्स। तो स्टूडेंट्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है ये पूछ रहा है आपसे। ए थर्मल पावर प्लांट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स आपके लिए क्योंकि जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये कहाँ से आता है, थर्मल पावर प्लांट से आता है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 48 इसमें पूछ रहा है कि ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद। सो स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा है कि जो ब्रेंट इंडेक्स है ये किससे एसोसिएटेड होता है, किसके लिए है ये इंडेक्स, ठीक है। ए से शिपिंग रेट इंडेक्स है ये, बी से क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए है, सी कॉपर फ्यूचर प्राइसेस के लिए है या डी गोल्ड फ्यूचर प्राइसेस के लिए है। सो स्टूडेंट्स ये जो ब्रेंट इंडेक्स है ना ये क्रूड ऑयल प्राइसेस को जो है एसोसिएटेड है उससे, उसी को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेंट इंडेक्स है किससे रिलेटेड है, क्रूड ऑयल प्राइसेस से, बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछ रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन के बारे में इसमें से जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कौन सा एक करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ए सेज इट इंडिकेट्स द फैक्टर्स विच टेंड टू रिटार्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी सेज इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू एंड मेक रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट,
C says it is responsible for formulation of a plan for the most effective and balanced utilization of country's resources, या D says it is responsible for the execution of development programs and plans. So students देखिए, अगर आप पढ़ें तो D तो बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, it is responsible for execution of development programs and plans, ठीक है, बिल्कुल प्लानिंग कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एग्जीक्यूशन, ठीक है। और सी ऑप्शन अगर आप पढ़ें इसमें है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और प्लानिंग कमीशन के बारे में ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि एक एडवाइजरी बॉडी है एंड इट मेक्स रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे ध्यान से, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इंडिकेट्स द फैक्टर विच टेंड टू रिटार्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते ही क्लियर हो जा रहा है, रिटार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्लो डाउन कर देना, धीमा कर देना। तो रिटार्ड करना है अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो ये तो बिल्कुल जो है प्लानिंग कमीशन के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लानिंग कमीशन के लिए जो है ये बिल्कुल जो है सही ऑप्शन नहीं है, सही स्टेटमेंट नहीं है, दैट इट इंडिकेट्स द फैक्टर्स विच टेंड टू रिटार्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, ठीक है। ए सेज आरबीआई मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया, बी सेज आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, सी सेज आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1870, या डी सेज नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ट्रू एक स्टेटमेंट जो होगा, जो इन सब स्टेटमेंट्स में से ट्रू है उसके बारे में बताना है, उसे पॉइंट आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए सी जो ऑप्शन है, आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1870, ये तो बिल्कुल गलत है। आप सब जानते हैं कि 1935 में आरबीआई ने अपनी जो फंक्शनिंग थी वो स्टार्ट की थी, ठीक है। बी में है कि इट इज़ रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता कि आरबीआई इज़ रेगुलेटर ऑफ बैंक्स तब तो ठीक रहता, लेकिन सिक्योरिटीज़ मार्केट आरबीआई जो है वो रेगुलेट नहीं करता, इसके लिए हमारा सेबी है, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। एक जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है वो बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर ए है आपका, दैट आरबीआई मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 51, इसमें पूछा है कि कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इम्प्लाइज, ठीक है। तो कंट्रोल फंक्शन जो होता है मैनेजरियल फंक्शन, इसके बारे में पूछा है दैट इट इम्प्लाइज व्हाट। ए सेज टू ब्रिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज, बी सेज टू कीप अप द वर्क फोर्स सेटिस्फाइड, ठीक है। सी टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, या डी टू डिक्टेट द सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ये है टू टेक द करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। कंट्रोल फंक्शन हमेशा करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन से जो है रिलेट करता है, इम्प्लाई करता है उससे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में, इसमें कोऑर्डिनेशन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट व्हाट, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास that A says providing sufficient personnel, B says bringing harmony in various activities, C says taking up corrective course of action, D says all of the above. So students हम सब जानते हैं coordination is always related to harmony. So यहाँ पे B ऑप्शन आपका करेक्ट है, bringing harmony in various activities, इसे मार्क कर लीजिए B ऑप्शन को। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछ रहा है कि अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू द बॉटम वेयर एज अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इट इज़ फाउंड इन। सो ऐसा कहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से ऐसा कहाँ पे होता है कि अथॉरिटी जो है ये डाउनवर्ड फ्लो करती है टॉप से बॉटम की तरफ से, और जो अकाउंटेबिलिटी है दिस फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो ये स्केलर चेन में होता है स्टूडेंट्स, हमेशा जो हायरार्की होती है उसके बीच में अथॉरिटी हमेशा जो है डाउनवर्ड फ्लो करती है और अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करती है। तो ये स्केलर चेन का केस है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जितनी भी अदर ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ऐसा नहीं होता, स्केलर चेन हमेशा जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ऑर्गेनाइजेशनल जो हायरार्की होती है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछ रहा है कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी रिलेट्स टू व्हाट। सो स्टूडेंट्स जो अब्राहम मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी ये मोटिवेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। आपने इसे पढ़ा होगा अपने बिजनेस स्टडीज़ में, तो आप सबको पता है स्टूडेंट्स ये मोटिवेशन से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो ए मोटिवेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछ रहा है दैट MBO इज़ अ टेक्निक ऑफ, सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसकी टेक्निक है ये पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। ए सेज प्लानिंग ओनली, बी सेज कंट्रोलिंग ओनली, सी सेज नाइदर प्लानिंग नॉर कंट्रोलिंग, डी सेज बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग।
सो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ये है कंट्रोलिंग ओनली। एमबीओ कभी भी जो है प्लानिंग से रिलेटेड नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका जो बोथ वाला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, या प्लानिंग ओनली में भी आप जो है एमबीओ को जो है नहीं आप वहाँ रिलेट कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ कंट्रोलिंग फंक्शन होता है और यहाँ पे सिर्फ आपका बी ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 56, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू। आपसे पूछ रहा है कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन जो भी प्रॉफिट होता है ये कहाँ ट्रांसफर किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन है आपके पास ए से जनरल रिजर्व, बी से कैपिटल रिजर्व, सी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या डी से ट्रेडिंग अकाउंट। तो स्टूडेंट्स जो प्री इनकॉर्पोरेशन जो प्रॉफिट होता है इसे हम कहाँ जो है ट्रांसफ़र करते हैं, हमेशा कैपिटल रिजर्व में। आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा गिवन ऑप्शंस में से जो है ऐसा एलिमेंट है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, ए से प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, बी से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या डी से कॉन्ट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व। सो स्टूडेंट्स हमेशा जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व होता है ये हमेशा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछ रहा है कि ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी फर्स्ट पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ। सी स्टूडेंट्स जब कंपनी लिक्विडेट होती है यानी कि डिसॉल्व की जाती है तो जो फर्स्ट पेमेंट होती है वो किसे दी जाती है, ये पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। A says liquidators remuneration, B says legal expenses, C says preferential creditors, या D says none of the above। So स्टूडेंट सबसे पहली जो पेमेंट होती है वो हमेशा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दी जाती है, उनकी जो डेट होती है उसे सबसे पहले पे ऑफ किया जाता है। इवन यहाँ जो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन है ये भी सबसे जो है इसके बाद ही आता है, लेकिन जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं ना इनकी पेमेंट सबसे पहले की जाती है जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है या डिसॉल्व की जाती है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछा है कि वर्कमेंस कंपनसेशन फंड इज अ। सो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रोविजन होता है, हम सब जानते हैं, हमेशा प्रोविजन फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन फंड करके हम इसे मेंशन भी करते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। ओके, बाय मिस्टेक मुझसे ये बी मार्क हो गया शायद एक ही जगह, तो यहाँ पे ये सही नहीं है स्टूडेंट्स, ए मार्क करिएगा आप बिल्कुल। प्रोविजन होता है वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, यहाँ पे सरप्लस शायद बाय मिस्टेक मार्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 60, इसमें पूछ रहा है कि debentures of rupees 4,25,000 are issued against the purchase of an asset of rupees 4,50,000. In this case, the amount of 25,000 is। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि एक परचेज हुई है किसी एसेट की, ठीक है, जो 4,50,000 वर्थ की थी वो एसेट, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं 4,25,000 के। तो जो डिफरेंस अमाउंट है यानी 25,000 का, ये कहाँ पे जो है ट्रांसफ़र होगा या ये अमाउंट जो है क्या है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास स्टूडेंट्स, ए कैपिटल रिजर्व, बी सिक्योरिटीज प्रीमियम, सी रिवेन्यू प्रॉफिट, या डी गुडविल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये है कैपिटल रिजर्व, ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व को बिलोंग करता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। And this is all for today. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. And stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom entrance से related किसी भी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you'll never miss any update from my channel. Happy learning, students.